हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सम्मिलित हैं जो किसी न किसी साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में इन प्रश्नों के आंसर को किस तरीके से लिखना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके, वो सारी चीजें भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, एक सेकंड के लिए कहीं पर भी स्किप मत करना। ठीक है, जिससे सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं उस पर आपको पूरा अंक मिले। उसके लिए आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना, वो भी सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताई जाएगी। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो यानी कि एक ही वीडियो से आपके 10 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं सभी से मैं बोल रहा हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी जो है आज के इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, चलिए देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। या ये क्वेश्चन अथवा में करके पूछा गया। देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। देखिए क्वेश्चन वही है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन उसी को यहाँ पे देखो 3 तरीके से पूछा गया। कितने तरीके से पूछा गया है? 3 तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। ठीक है, और तीनों में आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देखना। और ये क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है और 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपका 5 साल पूछा गया है। ठीक है, 5 ईयर में पूछा गया है। ठीक है, और इसको अगर आप बोर्ड एग्जाम में राइट करना चाहते हैं तो किस हिसाब से लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप बोर्ड एग्जाम में लिखने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले जिस क्वेश्चन पे भी होगा ये आप उसका लिखिए, जिस भी क्वेश्चन पे हो। ठीक है, आंसर नंबर या आप जो भी हिंदी में लिखते हो इस तरीके से आप जो है स्केच से मोटे पेन से हेडिंग डालिए और जो भी है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो वैद्युत, देखो क्वेश्चन तो देखो क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पता है तो सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव के बारे में लिख दीजिए। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की क्या डेफिनेशन है सबसे पहले आप उसको लिखिए, फिर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो आपको जो है पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और अगर आपकी राइटिंग सही है, आप साफ सुथरा लिख रहे हैं तो जो पूछा गया बिल्कुल सेम टू सेम वही लिख देंगे, एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे तो भी आपको पूरा अंक मिल जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा मैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पहले ही अच्छे तरीके से राइट कर देते हैं, यानी बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, तो उसका इंप्रेशन जो है आपके एग्जामिनर पर, यानी कि जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसके ऊपर पड़ेगा कि हाँ बच्चे को जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीजें जो है अच्छे से पता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए किसके बारे में, हेडिंग डाल दीजिए वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, तो ये हो गया आपका हेडिंग। अब वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है इसके बारे में आप लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इसमें दो समान, ठीक है, 2 समान परिमाण अथवा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार के बने निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव हो गई। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का भी इस्तेमाल जो है क्वेश्चन में होने वाला है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, ठीक है, दोनों आवेशों में से
कोई एक आवेश गुणे बीच की दूरी, ठीक है, उनके बीच की कुल दूरी की, उनके दोनों आवेशों के बीच में कुल कितनी दूरी है। तो दोनों आवेशों का परिमाण सेम है और सिर्फ फर्क क्या है, प्रकृत विपरीत, यानी कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरा माइनस क्यू, तो परिमाण हमें लिखना है तो परिमाण हम किसी का भी लिख लें, दोनों का सेम ही होगा क्यू। और इनके बीच की दूरी हम हमेशा कितना मानते हैं, जैसे मान लो ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी हम हमेशा क्या मानते हैं बच्चों, 2L मानते हैं। कितना मानते हैं, 2L मानते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2L, तो यानी P = हमको क्या मिल गया, 2QL। ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आते हैं मेन क्वेश्चन की थीम पर। तो मेन क्वेश्चन का थीम क्या है उस पे देखिए। अब हेडिंग यहां पे आप लोग लगाइए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, ठीक है, वैद्युत, अब हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा आप सभी को पता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास में है और इस हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स भी इस बार ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए हाफ ईयरली एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं हल्ला बोल यूपी बोर्ड 2021-22, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने सभी विषयों की तैयारी कैसे करें। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट में आप कैसे 90+ ला सकते हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, कैसे न्यूमेरिकल रिएक्शन कैसे तैयार करना है और कैसे आप अपना रिवीजन करेंगे। और 3 साल के पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे उनका लाइव सॉल्यूशन इस क्लास में कराया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो आप इस क्लास में जरूर इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको वहां पर इनवाइट कोड में शुभम UP10 ये कोड जरूर डालना, तभी आप इस क्लास में फ्री में इनरोल कर सकते हो। सभी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर इनरोल कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले तो आप बनाइए एक वैद्युत द्विध्रुव। ये हमारा कोई एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, ये मान लेते हैं हमारा वैद्युत द्विध्रुव AB है। यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और इधर आपका रखा हुआ है माइनस Q चार्ज, ठीक है। अब इसके अच्छी स्थिति में, यानी इसके एक्सिस से इसके बीच की दूरी हम कितना ले लें, अगर इसके बीच की दूरी हम मान लें 2 मान लें, ठीक है, इनके बीच की जो टोटल दूरी है ये, ठीक है, ये टोटल दूरी हम मान लेते हैं बच्चों कितनी है, 2L, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट मान लिया हमने कि इसका सेंटर पॉइंट क्या है, O है। अब इसके एक्सिस से, यानी कि यहाँ इसके अक्ष से ये हो गया इसका एक्सिस, यहाँ पर मान लेते हैं कोई दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, P है, ठीक है, कोई पॉइंट P है जिसकी यहाँ इसके सेंटर से दूरी कितनी है, R है, ठीक है। तो R दूरी पर यहाँ हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा फिगर। हमने बताया कि अगर हमें किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उस बिंदु की दूरी वैद्युत आवेश से पता होनी चाहिए। लेकिन यहां बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन ये जो बिंदु P की दूरी है हमें कहां से पता है, इसके द्विध्रुव के सेंटर से पता है, आवेश से नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवेश यानी कि -Q और ये आपका +Q से इस बिंदु की कितनी दूरी है उसको निकालेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो देखिए, अगर ये आपकी टोटल दूरी कितनी है, 2L है, ठीक है, टोटल दूरी अगर आपकी कितनी है, 2L है, तो यहां से यहां तक आधी दूरी कितनी आपकी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक हो जाएगा L और यहां से यहां तक हो जाएगा L, क्योंकि ये इसका क्या है, O सेंटर पॉइंट है ना, ये इसका मध्य बिंदु है। अब बिंदु यानी कि -Q आवेश से बिंदु P की दूरी BP कितना हो जाएगा, BP =
यहां तक कितना है बच्चों, r है, तो r में से l कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस l, ये दूरी, ठीक है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, AP इक्वल टू कितना हो जाएगा, r प्लस l, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। ये निकल गई दूरी। अब यहां पर हम लिखेंगे माना, ठीक है, जो आप सारी चीजें लिखते हैं वो लिखेंगे। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके अक्ष से, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इसके आगे माना वाला और जो टर्म है वो आप लोग लिख लेंगे। अब हम डायरेक्ट देखिए आपका सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक है, लिख लोगे ना। माना इसके साथ में और जो लैंग्वेज है, ठीक है, अरे लिखना ही क्या, r दूरी पर ज्ञात करनी। अब माना द्विध्रुव के बीच की दूरी, ठीक है, यानी कि द्विध्रुव की लंबाई 2l है, ठीक है, 2l है। O द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, O जो है क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, ठीक है, जिससे बिंदु P की दूरी r है, ठीक। अब अतः माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी BP बराबर r माइनस l, ठीक है, तथा प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी r प्लस l है, ठीक है। ये हो गया हमारा जितना भी लैंग्वेज लिखने वाला काम था वो हो चुका, ठीक है। अब लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश किस बिंदु पर है, बिंदु A पर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं कितनी हो जाएगी, EA, ठीक है। EA इक्वल टू क्या फार्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना फार्मूला होता है बोलो, Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस Q के कारण हो गया। अब दूसरा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस P आवेश किस बिंदु पर है, बिंदु B पर है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो बच्चों, बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q के कारण होगी, यानी माइनस Q के कारण के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, EB, तो EB की दिशा क्या हो गई, इधर हो गई। प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर बाहर की ओर होती है, इधर हो गई आपकी EA, ठीक है। अब बिंदु P पे EA व EB की दिशा क्या है, विपरीत है, ठीक है। बिंदु P पर EA व EB की दिशा दोनों विपरीत है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, EB माइनस EA, यानी कि ज्यादा वाले में से कम वाला घटा लिया जाएगा। अब ये कैसे पता आपको कि EB का मान ज्यादा है और EA का मान कम है, हम देखेंगे डिनोमिनेटर, सारी चीजें देखो, सारी वैल्यू सेम आ रही, बस इसका डिनोमिनेटर फर्क है। यहां पे इसके अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो ये डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। कैसे छोटा है, अगर मान लो R बराबर हमने ले लिया, ठीक है, R बराबर अगर मैंने मान लो यहां पे ले लिया, R बराबर 10 सेंटीमीटर और L बराबर 1 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 11, 11 का वर्ग किया हमने, कितना आ गया इसमें आ गया 121, ठीक है। और यहाँ नीचे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, 9 का वर्ग किया 81, कितना आ गया 81, ठीक है।
तो अब बताओ किसी संख्या में अगर हम 121 यानी कि अगर ये हमारी जो मान लो कोई लंबाई थी इसमें हम 121 टुकड़े कर दें तो एक टुकड़ा बड़ा वो वाला होगा या इसके 81 टुकड़े करें तो कौन सा टुकड़ा बड़ा होगा? कम टुकड़े वाला लंबाई ज्यादा बड़ा होगा यानी 81, जिसमें कम संख्या से भाग कर रहे हैं वो बड़ा होगा। तो यानी कि ये जो है हमारी वैल्यू क्या हो गई, EB का मान ज्यादा है, तो इसलिए EB में से हमने EA को घटा लिया। या आपको ये भी नहीं पता कि कोई कौन ज्यादा है कौन, अगर नहीं डिफाइन कर पा रहे हो तो यहाँ पे बेटा माइनस साइन ना लगा के ये डिफरेंस का साइन लगा दो, और डिफरेंस का मतलब ये होता है हल्का सा ऐसे। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको जब वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आपका जो वैद्युत की तीव्रता आएगा E का मान वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QL बटे RQ। ठीक है, ये आपकी वैद्युत की तीव्रता निकल के आएगी। और 4QL अभी P= हमने बताया 2QL होता, तो 4 को 2 इंटू 2 कर दोगे तो यहाँ 2QL की जगह हम P लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे RQ। ठीक है, मात्रा किसका लिख दो, न्यूटन पर कूलम। मात्रा किसका क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से बिल्कुल साफ साफ आप बोर्ड एग्जाम में क्या करोगे, राइट करोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है कि एक विभवमापी, ठीक है, एक विभवमापी का चित्र खींचकर समझाइए यह वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है। हम सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभवमापी को वरीयता क्यों देते हैं, यानी कि प्रेफरेंस क्यों देते हैं। ठीक है, विभवमापी का सिद्धांत समझाइए, इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 यानी कि विद्युत धारा का क्वेश्चन है। और ये देखिए आपसे बोर्ड एग्जाम में 2014 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया है, उसके बाद 2017 में पूछा गया है और 2018 में पूछा गया है। ठीक है, ये इतने सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, एम्पियर के परपथीय नियम क्या है। ठीक है, एम्पियर का परपथीय नियम क्या है। एम्पियर के परपथीय नियम की सहायता से धारावाही परिनलिका के यानी कि उसके अक्ष, ठीक है, उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए। और यह क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा गया, फिर 2019 में पूछा गया। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो आपको करवाया ना गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा उनकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का सूत्र P/Q बराबर R/S व्युत्पन्न कीजिए या व्युत्पादित कीजिए जहां संकेतों का समान अर्थ है। ठीक है, यानी इसमें जो भी संकेत हैं जैसे P, Q, R, S, ये सारे टर्म क्या हैं, जैसे आप किरचॉफ का नियम अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो किरचॉफ के नियम में जो जो टर्म आ रहे हैं उन सभी टर्म को आप अच्छे से लिखेंगे कि यहाँ पे इस टर्म का क्या मतलब है। बात समझ में आई? और किरचॉफ का देखो जो नियम है वैद्युत परिपथ के लिए, ठीक है, यानी कि सेकंड नियम की बात किया जा रहा है, किसके, सेकंड नियम की बात किया जा रहा है, तो किरचॉफ का सेकंड नियम लिखोगे। उसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे दूसरे शब्दों में पूछा गया, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ खींचकर उसकी साम्य अवस्था का प्रतिबंध निकालिए। सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के भुजाओं के प्रतिरोध के संबंध स्थापित कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचकर संतुलन के लिए प्रतिबंध व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो वही है और पूछा क्या है अलग अलग तरीकों से। ये क्वेश्चन देखो 2014 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, फिर 2017 में पूछा गया, 2018 यानी कि 2017, 18, 19 लगातार पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है धारावाही चालक के कारण, ठीक है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित बायो-सेवर्ट की नियम, ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। बायो-सेवर्ट के नियम के समीकरण से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक एवं विमीय समीकरण निकालिए। निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है यानी कि जो आपका म्यू नॉट है, ठीक है, उसका आपको विमा निकालना है और उसका मात्रक भी निकालना है, ठीक है। और ये बायो-सेवर्ट का नियम है और इसी क्वेश्चन को देखिए अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है, या बायो-सेवर्ट के नियम को शब्दों तथा सूत्रों में लिखिए। और ये क्वेश्चन देखिए 2017, 2011, 13, 17, 18 और 2015 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन देखिए हमने आपको पूरा सॉल्व करके बताया कि इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं सारे क्वेश्चन जो है आपको करवाए गए और सारे क्वेश्चन, अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सभी क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, अभी देखो ये रिसेंट में प्रूफ करवाया गया क्वेश्चन है, ठीक है, अभी रिसेंट में मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है इस नाम से, यानी कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाला बल, ठीक है, इस नाम से मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है, हो जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एम्पियर का परपथीय नियम क्या है। ये क्वेश्चन तो हो गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये आपके पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, ठीक है, देखो जो गॉस के नियम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो केवल दो ही है, एक अनंत विस्तार की समतल चादर और अनंत लंबाई का कोई आवेशित चालक तार, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गॉस के नियम में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि वैद्युत विभव तथा धारिता का क्वेश्चन है, यानी कि धारिता वाला क्वेश्चन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक C बराबर क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। और इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, यानी कि C प्रोपोर्शनल A, ठीक है, C प्रोपोर्शनल K, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन D, यानी अगर हम D को घटा दें तो C बढ़ जाएगा, K को बढ़ा दें तो C बढ़ जाएगा, A को बढ़ा दें तो C बढ़ जाएगा। ये तीन चीजों से जो है हम धारिता आसानी से किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक विभव मापी, ठीक है, एक विभव मापी की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसके द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि विभव मापी की सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ कैसे ज्ञात करते हैं। और इस क्वेश्चन को हम आपके दोनों जगहों पर करवा चुके हैं, अनअकैडमी पे भी मैंने करवाया है और जो है यूट्यूब पर भी करवाया है, ठीक है। और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, जितने बच्चे, ठीक है, वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग अनअकैडमी ऐप पर भी वीडियो को यानी कि जो लाइव क्लास हम लेते हैं उसमें भी आप लोग एनरोल किया करिए, ठीक है, उसमें भी पार्टिसिपेट किया करिए। वहाँ पे जो है आपके टेस्ट भी हो रहे हैं तो कम से कम आप लोग टेस्ट में तो पार्टिसिपेट कीजिए और देखिए कि कितने हम लोग तैयार किए हैं जो अभी तक चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ठीक है, कितना नंबर उसमें से आप लोग सही कर। डेली लगभग जो है हम आपसे 8 से 10 क्वेश्चन MCQ का पूछते रहते हैं, ठीक है, और उस 8 से 10 क्वेश्चन में आपके कितने सही होते हैं ये भी आप लोग चेक किया करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है, के लिए वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए। और वैसे भी वैद्युत विभव केवल आपकी अक्षीय स्थिति में मिलती है, निरक्षीय स्थिति में 0 हो जाती है। और इसका कारण भी मैंने जो अनअकैडमी ऐप पर आप लोगों से पूछा था, मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था और फिर बाद में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था अच्छी तरीके से। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन, आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एक विभव मापी की संरचना तथा कार्यविधि, इसके द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल। ये क्वेश्चन तो हो चुका जी, रिपीट क्वेश्चन कर दिए सर।
ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में जिसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा थी। यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में जो है इन सभी क्वेश्चनों के आने की संभावना ज्यादा है। और आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन 5 अंक का होता है। तो इसमें से मान लो अगर 2 क्वेश्चन भी आ गए, 2 से 3 क्वेश्चन तो आना कंफर्म है आज के इस सेशन से। तो अगर 2 क्वेश्चन भी मिनिमम मैं बता रहा हूं, ठीक है, अगर मिनिमम 2 क्वेश्चन आ गए तो 10 नंबर आपके कंफर्म हो गए आज के इस वीडियो से। अगर 2 से ज्यादा आ गए, मान लो 3 आ गए, 4 आ गए, तो 15 अंक आपके कंफर्म हो गए, ठीक है। तो जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में जरा कमेंट्स करके बताइए कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, फिर हम बोलेंगे कि अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में सच में 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो आप कोई भी क्लास मिस मत करिए, चाहे वो हमारी क्लास यूट्यूब की हो या फिर हमारी क्लास अनअकैडमी की हो, ठीक है। तो दोनों जगह आप अपनी क्लास अटेंड किया करिए, ठीक है। तैयारी बेहतर करवाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम में जो आप सॉल्व ना कर सको। बस आपको इसके लिए सिर्फ हमारे साथ इतना ही आपको साथ देना है कि यहाँ की भी क्लास और वहाँ दोनों जगह आपकी क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा ये बताना ना भूलिएगा, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना।